मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग की चर्चा का विषय होगा इनकम टैक्स एंड अकाउंट। यह बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स का 7th पेपर है। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यह इनकम का तीसरा स्रोत है। आधुनिक युग में व्यवसाय का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है, अतः इससे सबसे अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यवसाय या पेशा क्या है, जो कि हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। व्यवसाय अथवा पेशे से जो लाभ या आमदनी होती है उसको इनकम टैक्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो हम देखेंगे कि व्यवसाय या पेशा क्या है, कौन कौन सी क्रियाएं व्यवसाय या पेशे में शामिल हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 213 की परिभाषा में कहा गया है कि व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य अथवा कोई साहस अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य सम्मिलित होता है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे व्यापार की। व्यापार शब्द का अभिप्राय किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से निर्माण करना अथवा क्रय करना है। इसमें बैंकर का कार्य करना, यातायात का कार्य करना या अन्य कोई उपक्रम करना भी शामिल है। दूसरा है हमारा पेशा। पेशे से आय उन क्रियाओं से है जिन्हें संपन्न करने के लिए मस्तिष्क की योग्यता की जरूरत पड़ती है। इसमें बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता होती है, जो कि अध्ययन या प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि। इसके अलावा फिर हम चर्चा करेंगे वोकेशन, व्यवसाय या धंधा। इसका अर्थ जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली क्रियाओं से है, जैसे बीमा एजेंसी, दलाली, पुस्तक लेखन, धार्मिक कार्य करने वाला पुजारी अथवा एजेंसी संबंधी कार्य आदि। यह तो हो गया व्यापार, पेशा या धंधा। तो इन सारे उपक्रम को करने वालों को हम इस स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात इनकी जो भी आमदनी होती है उस आमदनी पर एक अनुपात में कर लगाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे स्कोप ऑफ इनकम कि इस हेड के अंतर्गत इनकम का क्या स्कोप है। इसमें निम्न आयों को शामिल किया जाता है। पहला, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ। एक करदाता द्वारा गत वर्ष में संचालित व्यापार या पेशे से आयगत प्राप्तियां इस शीर्षक में खड़ी होती हैं। दूसरा, क्षतिपूर्ति की प्राप्त रकम।
किसी व्यापार के प्रबंधकों की सेवाएं अथवा एजेंसी समाप्त करने पर अथवा सेवा की शर्तों या एजेंसी की शर्तों में संशोधन करने पर क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि। तीसरा कार्य व्यापारिक संघों की आय। व्यापार अथवा पेशे के संघों द्वारा अपने सदस्यों के लिए कोई विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन आदि। चौथा, व्यापार अथवा पेशे के दौरान प्राप्त अनुलाभ। व्यापार अथवा पेशे का कार्य करने के संबंध में करदाता को मिलने वाली कोई सुविधा अथवा अनुलाभ का मूल्य, जैसे कंपनी द्वारा अपने वकील को दी गई मकान की सुविधा। अब कंपनी अपने वकील को जो मकान की सुविधा देती है वह इस आय के अंतर्गत रखा जाए। पांचवां, विनियोगों के क्रय विक्रय से लाभ। यदि करदाता का व्यापार प्रतिभूतियों में विनियोग करना है तो प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज व्यापार की आय होती है, जैसे बैंकों के लिए प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज पर आय। छठा, अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अभिगोपकों को कंपनी के अंशों की बिक्री पर प्राप्त कमीशन इसी शीर्षक में कर योग्य है, परंतु उनके द्वारा स्वयं के लिए गए अंशों पर प्राप्त कमीशन कर योग्य नहीं है। सातवां, पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार पेशे की आय मानी जाती है। आठवां, विदेशी व्यापार के संबंध में प्राप्तियां। इसमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है कि भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त अथवा प्राप्त नगद सहायता राशि। दूसरा, एक निर्यातकर्ता को स्वीकृत इंपोर्ट लाइसेंस के विक्रय करने से प्राप्त लाभ। तीसरा, किसी निर्यातकर्ता को वापस की गई या की जाने वाली उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क की राशि। चौथा, आयात निर्यात नीति के अंतर्गत ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट के अंतरण से लाभ। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे भूमि को मकान निर्माण हेतु भूखंडों में बांटकर बेचने से प्राप्त आय। इसके बाद 1/10/1996 से कीमैन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त धन बोनस सहित। अब हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रॉफिट और गेन और प्रोफेशन। करदाता व्यापार चलाता हो। करदाता का व्यापार स्वयं ही चलाना आवश्यक नहीं है, उसकी ओर से कोई भी अधिकृत व्यक्ति उस व्यापार को चला सकता है। तो दूसरा है कि सब व्यापारों की आयों के जोड़ पर कर लगता है। तीसरा, सट्टे के व्यापारों के लाभ हानि पृथक रहते हैं। चौथा, व्यापार गत वर्ष में किसी भी समय के लिए चलाया गया हो। पांचवा, व्यापार बंद होने पर संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। छठा, भावी अनुमानित लाभों अथवा
काल्पनिक लाभों पर कर नहीं लगता है। 7वां, एकाकी व्यवहार के व्यापार का लाभ निकालने के लिए उस व्यवहार के संबंध में किए गए वे व्यय भी घटा दिए जाते हैं जो उस व्यवहार से हिसाबी वर्ष के पूर्व किए गए हैं। अब चूंकि हम लोग अकाउंट के विद्यार्थी हैं तो इन सब बातों के बाद अब हमें जो है इसके न्यूमेरिकल पर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो उस कैलकुलेशन में हम लोग इसके लिए इसके प्रोफार्मा को ध्यान में रखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि प्रोफार्मा ऑफ रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में कोई भी व्यापारी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि व्यापारी अपने फाइनेंशियल अकाउंट में तो लिखता है, लेकिन इनकम टैक्स की दृष्टि में वह वैध नहीं होता है। तो उस बड़े अर्थात उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई खर्च, जैसे व्यापारी ने अपने व्यापार के नियम के अनुसार लिखा अपनी बही में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको माने। हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में वह उसका खर्च न हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एडमिसिबल डिडक्शन अंडर दिस हेड, अर्थात कि प्रॉफिट एंड गेन्स के अंतर्गत क्या क्या एडमिसिबल डिडक्शन होगा, स्वीकृत कटौतियां क्या क्या होगी। तो इसमें हम बात करेंगे कि व्यापार अथवा पैसे की आय की गणना करने के संबंध में सेक्शन 30 से 37 तक स्पष्टतया स्वीकृत कटौतियों का वर्णन किया गया है। इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, अलाउड बिजनेस लॉसेस, अर्थात व्यापार से संबंधित स्वीकृत हानियां। दूसरा, एक्सपेंसेड आर डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड, स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय या कटौतियां। तीसरा, एक्सपेंसेड आर डिडक्शन अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कॉमर्शियल प्रिंसिपल, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय अथवा कटौती। के बाद चौथा, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, अर्थात स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय। अब हम इन चारों का बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा है कि अलाउड बिजनेस लॉसेस, अर्थात किसी भी व्यापार में व्यय एवं हानियां दोनों हो सकते हैं। व्यय ऐसा भुगतान है जो करदाता स्वयं चुकाता है, जबकि हानियां करदाता द्वारा उसकी इच्छा के न होते हुए भी सहन करनी पड़ती है। अर्थात वह चाहे या न चाहे, क्योंकि उद्देश्य तो किसी भी व्यापार का लाभ कमाना होता है, लेकिन हमारे या व्यापारी की चाहने से लाभ नहीं होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उसे लाभ के बदले हानि भी हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रख करके अब इसमें हम देखेंगे किसको किसको डिडक्शन मिलेगा, किस किस हानियों को। तो कहता है, पहला है कि व्यापारिक माल की हानि,
दूसरा, व्यवसाय में गारंटी के फलस्वरूप हानि। तीसरा, कर्मचारी की लापरवाही, कपट, चोरी या गबन से हानि। चौथा, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से हानि। पांचवा, अनुबंध भंग के समय हानि। तो यह तो हो गया अलाउड बिजनेस लॉसेस। दूसरा, हमारा जो एक्सपेंसेस अलाउड है तो उसको कहते हैं कि एक्सपेंसेस और डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड। इसमें निम्न शामिल हैं: भवन से संबंधित व्यय, भवन से संबंधित व्यय में निम्न शामिल होते हैं: भवन का किराया। व्यवसाय में प्रयुक्त भवन के किराए की कटौती के नियम निम्नलिखित हैं। किराए का भवन, संपूर्ण किराए की रकम की कटौती स्वीकृत होगी। अगर किराए का भवन हो तो करदाता का स्वयं का यदि मकान हो तो वैसी स्थिति में किराए की कोई भी रकम कटौती योग्य नहीं होगी। भवन के आंशिक भाग में करदाता का निवास, ऐसी स्थिति में करदाता द्वारा व्यापार में प्रयुक्त मकान के भाग का अनुपातिक किराया स्वीकृत होगा। अर्थात कुछ भाग में स्वयं रह रहा हो और कुछ भाग में व्यवसाय चला रहा हो, तो ऐसा नहीं कि पूरे मकान का किराया स्वीकृत व्यय होगा। उसमें जितने पोर्शन में, इसलिए अनुपातिक की चर्चा हुई है कि जितने पोर्शन में उसका व्यवसाय चलता होगा उसका किराया स्वीकृत कटौती होगी। नेक्स्ट, भवन का प्रयोग व्यापार के कर्मचारियों द्वारा। अब इसमें भवन का किराया स्वीकृत कटौती माना जाएगा। फिर साझेदारी, फर्म के व्यापार में साझेदार के भवन का प्रयोग होना। फर्म द्वारा साझेदार को दिए किराया फर्म का स्वीकृत व्यय होगा यदि दिया जाता हो तो। और दूसरा है भवन की चालू मरम्मत। मरम्मत पर की गई वास्तविक रकम स्वीकृत व्यय होगी। यदि मरम्मत की रकम पूंजीगत प्रकृति की है तो उसकी कटौती प्रदान नहीं की जाएगी। पूंजीगत प्रकृति क्या का मतलब, जो सामान्य चालू प्रकृति का मतलब होता है कि जैसे उसका मकान का रंग रोगन, छोटा मोटा मरम्मत का कार्य। लेकिन अगर उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन करना हो, मकान को कुछ विस्तृत रूप देना है, तो वैसा व्यय स्वीकृत नहीं माना जाएगा। इसके बाद भूमि का लगान एवं नगर पालिका कर स्वीकृत व्यय है। नेक्स्ट है कि व्यापार में प्रयुक्त भवन के संबंध में चुकाई गई बीमा प्रीमियम की राशि स्वीकृत व्यय मानी जाती है। इसके बाद मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर की मरम्मत तथा बीमा संबंधी जो, इसमें पूर्णतया व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाली मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर के संबंध में निम्न कटौतियां। पहला, इनकी चालू मरम्मत के संबंध में किए गए भुगतान। यदि चालू मरम्मत पर व्यय की गई राशि पूंजी व्यय प्रकृति की है तो इसकी कटौती नहीं मिलेगी। अब इसमें स्पष्ट यह देखना है कि जो कटौती उसी पर मिलेगी जो कि चालू शब्द माने आयगत प्रवृत्ति का हो। पूंजीगत व्यय को की कटौती नहीं मिलेगी। दूसरा, एक मशीन को नुकसान की जोखिम से बचाने के लिए कराए गए बीमे के संबंध में किया गया प्रीमियम, यह कटौती योग्य होगा। ह्रास एवं स्वीकृत भत्ते, करदाता द्वारा व्यापार में प्रयोग किया जाने वाला भवन, प्लांट एवं मशीन, फर्नीचर एवं अमूर्त संपत्तियां आदि पर ह्रास स्वीकृत व्यय है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि चाय विकास खाता या कॉफी विकास खाता एवं रबर विकास खाता। यह कटौती उन सभी करदाताओं को प्राप्त होगी जो कि भारत में चाय, कॉफी एवं रबर की उगाने व निर्माण करने के व्यवसाय में संलग्न है। नेक्स्ट, भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के
पूर्वेक्षण, निष्कर्षण अथवा उत्पादन से आय को विशेष खाते में जमा की गई राशि या व्यवसाय के लाभ का 20% जो दोनों में कम हो, कटौती होगी। यह सेक्शन 33A(b)(a) के अंतर्गत दिया गया है। अगला है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय। तो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की बात करें तो उसमें करदाता द्वारा स्वयं किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर लाभगत व्यय पूर्णतया। अगर स्वयं वो कोई अनुसंधान कर रहा हो ताकि हमारा व्यवसाय उन्नति करे, तो वैसे व्यय के कटौती का प्रावधान है। अनुमोदित अनुसंधान संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक अनुसंधान करने हेतु किए गए भुगतान के 100% की कटौती स्वीकृत होगी। नेक्स्ट, दूरभाष यंत्र के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय। दूरभाष यंत्र के संचालन के अधिकार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्न प्रकार कटौती स्वीकृत है। पहला, यदि फीस का भुगतान दूरसंचार सेवाओं के प्रचलन के व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है, तो ऐसा व्यवसाय प्रारंभ करने वाले वर्ष से लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष तक समाप्त होने वाले वर्ष तक समान किस्तों में स्वीकृत होगा। दूसरा, यदि फीस का भुगतान दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के व्यवसाय को प्रारंभ करने के बाद किया जाता है, तो कटौती उस वर्ष आरंभ होगी जिस वर्ष भुगतान किया गया है और उस वर्ष तक समान किस्तों में स्वीकृत होगी जिस वर्ष में लाइसेंस अवधि समाप्त हो। नेक्स्ट है कि ग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय कोष में दिए गए अनुदान की राशि। नेक्स्ट, कृषि परियोजना विस्तार पर व्यय, कौशल विकास योजना पर व्यय, प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती, समामेलन या अविलयन पर व्यय, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के अधीन व्यय, खनिज पदार्थों की खोज आदि करने पर व्यय। इसके अतिरिक्त अन्य कटौतियां भी हैं, अब जिनकी चर्चा विस्तार से करना संभव नहीं हो पाएगा। अब इन स्वीकृत कटौतियों के बाद, एडमिसिबल डिडक्शंस के बाद, हम चर्चा करेंगे अस्वीकृत कटौतियों की, अर्थात एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, जो बिल्कुल अस्वीकृत है, किसी भी स्थिति में वे स्वीकृत नहीं होंगे। इसमें पहला अस्वीकृत व्यय है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित सवेनियर या मैगजीन आदि में विज्ञापन पर व्यय। यदि ऐसा व्यय किया जाता है तो वह कटौती योग्य नहीं होगा। दूसरा, सेक्शन 40 के अनुसार व्यापार अथवा कृषि के लाभ शीर्षक में कर योग्य आय की गणना के लिए निम्न व्यय नहीं घटाए जाएंगे। पहला, भारत के बाहर भुगतान या अनिवासी या विदेशी कंपनी को भुगतान, यह सभी करदाताओं के लिए है कि ध्यान है कि यह सभी करदाताओं के लिए है कि भारत के बाहर भुगतान या अनिवासी या विदेशी कंपनी को भुगतान अगर किया जाता है तो वह कटौती योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरा, आयकर अथवा धनकर की राशि का भुगतान। तीसरा, पूंजीगत व्यय। चौथा, पूंजीगत हानि। पांचवा, दान, उपहार, चंदा आदि। स्वयं की पूंजी पर ब्याज, ऐसा नहीं कि जो अपनी पूंजी है उसका ब्याज पर आप कटौती लें, उसको व्यय माने,
तो वो व्यय नहीं माना जाएगा। जबकि व्यवसाय के सामान्य सिद्धांत के अनुसार उसे व्यय माना जाता है, लेकिन इनकम टैक्स व्यापारी की स्वयं की पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज को कटौती योग्य नहीं मानता है। इस तरह व्यक्तिगत व्यय, अनुलाभों पर आयकर का भुगतान। अब यह तो सभी करदाताओं के लिए हो गया। अब इसके बाद साझेदारी फर्म के लिए, सक्रिय साझेदारों को निर्धारित राशि से अधिक वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक। दूसरा, साझेदारों की पूंजी एवं ऋण पर 12% प्रति वर्ष की दर तक ब्याज स्वीकृत होगा। इससे अधिक ब्याज अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। इसके बाद तीसरा है, व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह के सदस्यों को ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस अथवा अन्य पारिश्रमिक अस्वीकृत व्यय होगा। तो छात्रों, आज हम लोग चर्चा किए कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन या प्रॉफिट और गेन जो होते हैं बिजनेस या प्रोफेशन से, उसको इनकम टैक्स के हिसाब से किस दृष्टि में रखा जाता है। इसमें हम लोगों ने जो एडमिसिबल डिडक्शन थे और इसके अलावे स्वीकृत कटौतियां और अस्वीकृत कटौतियां, माने एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, सबकी चर्चा किए। यह चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे आम जीवन में भी, क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और हमारा उद्देश्य व्यवसाय करना या कोई प्रोफेशन, व्यवसाय से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस चैप्टर को हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट ढंग से देखेंगे। आगे अगला हमारा लेक्चर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।